Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. And in today's class, we have an objective that we are going to crack down that how to write 8 marker question in AS Business. अब यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 8 मार्कर के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। नंबर वन, एग्जामिनर की डिमांड क्या होती है एंड हाउ टू स्ट्रक्चर द क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आते हैं, कितने पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होते हैं, कितने पॉइंट्स आपको एनालाइज करने होते हैं, एंड द डिवीजन ऑफ द मार्क्स ऑब्वियसली कि नॉलेज के, एप्लीकेशन के, एनालिसिस के कितने कितने मार्क्स हमारे पास हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि 8 मार्कर का पैटर्न क्या है, 8 मार्कर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड दी 8 मार्कर पैटर्न, कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज तो ये दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 8 मार्कर के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि वी नीड टू री इन्फोर्स कि हमारे पास यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट आर नोन एज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को आप कह सकते हैं कि दीज आर द पर्टिकुलर लेवल्स दैट अ कैंडिडेट नीड टू मीट व्हेन ही और शी इज राइटिंग एन आंसर। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये एग्जामिनर की डिमांड है, या एग्जामिनर के पर्टिकुलर जो है वो लेवल होता है जो कि वो आंसर के अंदर देखना चाहता है। अब एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लियर है, वो हमारे पास क्लियर क्या चीज़ है कि आपके पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का और मार्क्स का रिलेशन पॉजिटिव है। मतलब जितने ज़्यादा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ज़्यादा आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स करने होंगे। जैसे एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर देयर इज़ नो नीड टू एनालाइज, आपको कोई एनालिसिस नहीं करनी होती। इसी तरीके से व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्कर तो उसके अंदर आपको एप्लीकेशन एनालिसिस करनी होती है, लेकिन आपको 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते हैं वैसे वैसे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी आपके क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का और हमारे पास मार्क्स का जो रिलेशन है दैट इज पॉजिटिव। जितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ज़्यादा आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या करने होंगे, अचीव करने होंगे। तो आज अब यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर वन दैट इज नोन एज नॉलेज। और नॉलेज के अंदर यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। एक चीज तो आपके पास होती है दैट इज नोन एज डेफिनेशन, पर्टिकुलर आपके पास उस चीज का कॉन्सेप्ट, या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर चीज के जो भी आपके पास मेथड्स हैं, जो भी पर्टिकुलर टाइप्स हैं, वो सारी की सारी चीजें। अब जैसे लेट सपोज 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछता है ना, डिफाइन द टर्म स्टेक होल्डर्स, डिफाइन द टर्म रिक्रूटमेंट, डिफाइन द टर्म स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यू डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग और उसके रिलेटेड जो मेथड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये आप मेंशन कर देते हैं। तो इट शोज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टर्म, कि उसे पता है कि इसका मतलब क्या होता है। ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट एंड ही नोज कि व्हाट दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी मीन्स, and he knows कि what are the different types and methods of training are there. It shows the complete understanding and knowledge of the candidate towards a term. लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है जो कि बच्चा मिस कर देता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 मार्कर का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर हमने डेफिनेशन लिखी फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो सर क्या नॉलेज डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मार्क्स फॉर द नॉलेज। आपके पास जो भी पर्टिकुलर वहां पे पॉइंट होगा, अब जैसे एग्जामिनर कह रहे हैं एनालाइज 2 रीजंस, तो रीजंस आर द पॉइंट्स जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये रीजंस होते हैं। एनालाइज द 2 बेनिफिट्स, तो यू मस्ट नो द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एनालाइज द 2 ड्रॉबैक्स, सो यू मस्ट नो द ड्रॉबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपकी नॉलेज यहाँ पे इस तरीके से होती है, आपको पता है कि क्या रीजंस होते हैं, क्या बेनिफिट्स, क्या ड्रॉबैक्स, क्या लिमिटेशंस, क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके पास, अब पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। पॉइंट्स आपकी रीजंस भी हो सकते हैं, पॉइंट्स आपके एडवांटेज भी हो सकती है,
पॉइंट्स आपके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, पॉइंट्स आपके मैथड्स भी हो सकते हैं, पॉइंट्स आपके फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने सही रीजन, सही एडवांटेज, सही डिसएडवांटेज, सही फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, सो एट दैट पॉइंट द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स। सिंपल केस इज दैट कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे मार्क्स अवॉर्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या है? यू मस्ट नो द रीजंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मैथड्स एंड फैक्टर्स। ये आपके पास हो गया असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, और ये आपकी यहाँ पे नॉलेज कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास द सेकंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या है और क्या सिचुएशंस होती हैं? जैसे हमने यहाँ पे ऊपर सिचुएशन डिस्कस की ना कि नॉलेज के अंदर क्या क्या एरियाज असेस हो सकते हैं, क्या क्या एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए रिगार्डिंग द नॉलेज। सो सेम केस इज विद द एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन के अंदर भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए, अब एप्लीकेशन का मतलब होता है टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज with the given business situation। क्या आपकी जो सिचुएशन है उसके रिलेटेड यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को यहाँ पे रिलेट करें, लिंक करें, अप्लाई करें। अब यहाँ पे दो सिनारियोज हैं। एक तो सिनारियो आपके पास है पेपर वन का। In paper one, the examiner is not going to provide you any case, no data, no information, no case study will be given by the examiner. तो यहाँ पे P1 के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स खुद से क्रिएट और खुद से एग्जाम्पल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। So in this case, in paper one, for example, a clothing business, for example, a startup such as a large scale retail business. So you need to develop the application, you need to develop the situations and the examples by yourself. अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि क्या सर हम रियल लाइफ KFC, मैकडोनल्ड्स, इम्तियाज सुपरमार्केट, होंडा, टोयोटा, मैकडोनल्ड्स, इन सब ब्रांड्स के नाम ले सकते हैं? ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर को कैसे पता? हाउ द एग्जामिनर वुड नो कि दिस पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान वी हैव वन ऑफ द मोस्ट emerging fast food business after this particular social boycott is Kebabji's fried chicken. तो कबाबजीज इज वन ऑफ द लोकल फास्ट फूड चेन इन पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे ये जो लोकल फास्ट फूड चेन है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, कबाबचीज, हाउ वुड द एग्जामिनर नो कि दिस कबाबचीज इज अ पर्टिकुलर बिजनेस? तो इसको आप क्या कर देंगे? यू आर गोइंग टू जर्नलाइज इट। आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को जर्नलाइज कर देंगे। अब सर हाउ टू जनरलाइज? आपको क्या लिखना था? कबाबजीज फ्राइड चिकन। तो आप लिख सकते हैं लार्ज फास्ट फूड रिटेलर और लार्ज फास्ट फूड बिजनेस। इसी तरीके से इफ यू वांट टू गिव अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ ज़ारा, ज़ारा क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, फैशन बिजनेस, तो आप इस तरीके से अ लार्ज स्केल फैशन बिजनेस। तो आप इसी पर्टिकुलर एग्जांपल्स को जनरलाइज कर देंगे इन योर पॉइंट्स। तो वेन एवर यू आर डूइंग एन एप्लीकेशन इन पेपर वन, दैट इज नो सिचुएशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। तो आपको यहाँ पे खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको खुद से यहाँ पे एग्जाम्पल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट, एंड दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स फॉर द डेवलप्ड एप्लीकेशन। कि आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप करी है, आपने अपनी पर्टिकुलर नॉलेज के साथ उसको क्या करा है, रिलेट करा। ये है पेपर वन के अंदर। अब सर पेपर टू के अंदर क्या होगा हमारे पास? पेपर टू के अंदर द डेटा विल बी प्रोवाइडेड। डेटा विल बी प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? कि यहाँ पे एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ केस, और द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ डेटा रिस्पॉन्स। एंड व्हेन द एग्जामिनर प्रोवाइड्स यू अ डेटा रिस्पॉन्स, इसका मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। तो सिंपली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को विद द गिवन सिचुएशन बिजनेस अप्लाई करेंगे। द होल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज गिवन, सो यू जस्ट नीड टू रिलेट योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विद द गिवन बिजनेस सिचुएशन। दिस इज द केस ऑफ पेपर टू, कि आपको खुद से कोई पर्टिकुलर पॉइंट डेवलप नहीं करने, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है।
द केस इज कि हमें सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे बिजनेस गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे गिवन आयुष्मान क्लोथिंग बिजनेस, या फिर हमारे पास एक्स वाई जी क्लोथिंग बिजनेस। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि अगर मैंने सिर्फ नाम लिख दिया एक्स वाई जी ए बी सी, वॉट एवर द नेम ऑफ द बिजनेस इज, if I'm mentioning the name of the business, so I'm going to get the award, get the marks for the application. No, you just not need to write the name, you need to consider the situation of the business, कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है। वहां पे मेंशन है दैट द बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल, सो यू हैव टू कंसिडर दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट द बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट द लार्ज scale. So what are the benefits, what are the drawbacks of the large scale business? If a business belongs to the tertiary sector providing the service to the other businesses, so you need to do an application in that manner कि you have to consider that the business belongs to the tertiary sector service, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विस बिजनेस है। तो वहीं पे सिर्फ नाम मेंशन नहीं करना, यू हैव टू कंसिडर द सिचुएशन। जैसे लेट सपोज हमारे पास दो बिजनेसेस हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बिजनेस है हमारे पास ए बी सी और एक बिजनेस है हमारे पास एक्स वाई जी। ए बी सी के पास ऑलरेडी 50% अमाउंट ऑफ लोन इन द कैपिटल है, और एक्स वाई जी जो है उसके पास सिर्फ अब 10% लोन है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्स वाई जी को सजेस्ट करेंगे, यस एक्स वाई जी को आप सजेस्ट करेंगे कि वो लोन ले ले, लेकिन ए बी सी को आप सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो फर्दर लोन एक्वायर करे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत अमाउंट ऑफ लोन अवेलेबल है। तो ये दो बिजनेसेस अलग अलग सिचुएशन में ना, तो आपकी यहाँ पे सजेशंस भी चेंज हो गई। आप क्योंकि आपने कंसिडर करी सिचुएशन कि यहाँ पे 10% लोन है, कम अमाउंट ऑफ लोन है, यहाँ पे 50% लोन है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर कंसिडरिंग एंड यू आर गिविंग द रेफरेंस and you are giving the suggestions. Now we are heading towards, we are done with the knowledge, we are done with the application. Now we are heading towards AO3, that is known as एनालिसिस। सॉरी अभी हुआ नहीं है तो अभी हम इसको टिक नहीं करते, एनालिसिस। अब से एनालिसिस का मतलब क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनालिसिस, और एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास। देखो समझते हैं ज़रा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स लिखूं, टू एनालाइज, दैट मीन्स टू एग्जामिन। टू एनालाइज का मतलब है टू असेस। टू एनालाइज का मतलब होता है टू स्क्रूटनाइज, एग्जामिनेशन, थॉरो, डीप एग्जामिनेशन। स्क्रूटनाइज करने का मतलब द डीप एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम पहले क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट डिसाइड्स टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग। किसको? टू द वर्कर्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है टू द वर्कर्स और टू द स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जब वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एग्जामिनर कह रहा है एनालाइज द इम्पैक्ट। वी हैव टू डू द एनालिसिस कि व्हाट वुड बी एन इम्पैक्ट of this particular course of action that is actually done by the management for the workers. That means the management is providing the training to the workers. So what would be an impact? You have to analyze it. So this is the situation. अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि एनालाइज के अंदर दो लेवल्स हैं। एक आपके पास है लेवल वन एनालिसिस। लेवल वन का मतलब है कि यहाँ पे द कैंडिडेट इज इन्वॉल्व इन डूइंग लिमिटेड एनालिसिस। और एक आपके पास है दैट इज नोन एज लेवल टू एनालिसिस, दैट इज नोन एज डेवलप्ड एनालिसिस। ये है आपके पास डेवलप्ड एनालिसिस। अब लेट सपोज हमारे पास क्या डिफरेंस है। लिमिटेड एनालिसिस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, सर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, अब उससे वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। लिमिटेड एनालिसिस ये कहते हैं कि वर्कर्स की थ्रू ट्रेनिंग जो मोटिवेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यस, मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगी।
अब जब वर्कर्स की मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे नाउ दे आर गोइंग टू वर्क विथ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। दैट्स इट। कि वर्कर्स की मोटिवेशन बढ़ी थ्रू ट्रेनिंग, जिसके वर्कर्स मोटिवेट हो गए, नाउ दे आर गोइंग टू वर्क विद द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये है लिमिटेड एनालिसिस, द वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग बाय द मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। डेवलप्ड एनालिसिस लेवल 2, कॉन्सिक्वेंस प्लस कॉन्सिक्वेंस। कि जब वर्कर्स की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पे वर्कर्स आर गोइंग टू वर्क विद द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम। एंड द बिजनेस कैन बिकम प्राइस competitive in the market. The business can become price competitive in the market. That is known as developed analysis. कि अगर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी, आउटपुट बढ़ेगा, एंड द बिजनेस कैन बिकम प्राइस कंपैटिटिव। The business can provide competition to the competitors in terms of prices because now they are facing the lower cost as compared to the competitors because the workers are efficient and productive. And why the workers are efficient and productive? Because they are motivated through training. So this is a long term impact, consequence plus consequence of providing the training to the workers. So, guys, these are the three assessment objectives that you need to achieve for 8 marker only. अभी से मैं 8 mark की बात कर रहा हूँ, मैं 12 mark की बात नहीं कर रहा। अब द सेकेंड थिंग कि यहाँ पे हमारे पास अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज एनालिसिस। Knowledge is not just to define the term. You need to know the advantages, disadvantages, types, methods, reason, factors, the associated things. Application in paper one is that there is no situation will be provided by the examiner, so you have to develop the application by yourself. You need to develop the examples, generalize the real life examples. You can do that. Okay, if for example when you listen about the large car manufacturing company, तो आपके दिमाग में आता है टोयोटा, तो यू कैन जर्नलाइज इट दैट द टोयोटा को रेफर करते हैं लार्ज स्केल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसी तरीके से in paper 2 the examiner is going to provide you a case, so you have to remain with the case, and no need to write just there is no need to write a name of that particular business only in order to get the application marks. Along with the name you have to consider the situation. So whatever the situation of the business is, whether it's a sector, tertiary sector business providing the service to the large scale businesses, primary business, public limited company, whatever the situation of the business is, so you have to consider the situation in order to get the marks for the application. And analysis का मतलब हमारे पास होता है, that is known as the deep examination. You have to scrutinize, and there are two different levels of analysis: limited, developed. Limited is just to provide a consequence. Developed analysis is consequence and consequence. अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास जो 8 मार्कर का पैटर्न है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि 8 मार्क्स के अंदर आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं, हाउ द एग्जामिनर अवार्ड यू द मार्क्स फॉर द 8 मार्कर। मार्क्स की डिवीजन क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके पास यहाँ पे जो 8 मार्कर क्वेश्चन है, उस 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स दे रहा है नॉलेज के, 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं एप्लीकेशन के, और आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं एनालिसिस के। 2 मार्क्स नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन, 4 मार्क्स एनालिसिस। और आपके पास यहाँ पे जो एनालाइज होगा वो ही कमांड वर्ड होगा। अब सर व्हाट इज कमांड वर्ड? द कमांड वर्ड इज नोन एज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। Analyze two reasons, analyze two benefits, analyze two particular disadvantages। तो ये जो वर्ड एनालाइज है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, द कमांड वर्ड। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द कैंडिडेट कि उसे करना क्या है, उसे क्या चीज़ करनी है, उसे एनालाइज करना है। जैसे डिफाइन इज ऑल्सो अ कमांड वर्ड फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन, कि जिसके अंदर एग्जामिनर एक्चुअली कमांड्स यू टू डिफाइन द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी। Similarly, in 8 marker question, the command word would be analyzed, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो इन एस लेवल। 8 मार्क क्वेश्चन के अंदर आपके पास एग्जामिनर इज गोइंग टू मेंशन अ टर्म दैट इज नोन एज एनालाइज। और 8 मार्क्स के अंदर आपके पास जो एनालिसिस होती है
वो एनालिसिस आपके पास होंगे 2 पॉइंट्स के। Analyze two benefits, two reasons, two methods, two disadvantages, two drawbacks, limitations, uses, सब कुछ। तो आपके पास 8 मार्क्स के अंदर 2 पॉइंट्स को आपको क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो सर हमारे पास नंबर ऑफ पैरास कितने बनेंगे? अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे 2 पैरास बना दें, 2 नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हो। अब 2 पैराग्राफ्स के अंदर डिवीजन क्या होगा आपके पास? डिवीजन ये होगा 2 पैरास के अंदर कि आपके पास 4 मार्क्स पर पैरा आपको गेन करने होंगे, क्योंकि आपके 2 पॉइंट्स हैं और कितने मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं। तो 2 पॉइंट्स आपको एनालाइज करने हैं और 8 मार्क्स हैं, तो 4 मार्क्स पर पॉइंट, 4 मार्क्स पर पैरा आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, गेन करने होंगे। अब 4 मार्क्स कैसे होंगे? 1 मार्क आपको मिलेगा नॉलेज का, वॉट एवर द बेनिफिट रीजन यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। फिर 1 मार्क आपको मिलेगा एप्लीकेशन का, जिसके अंदर यू आर गोइंग टू डेवलप द सिचुएशन, यू आर गोइंग टू राइट डाउन एन एग्जाम्पल। और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे किसके, एनालिसिस के। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर पैरा है, ऐसे आप 2 डिफरेंट पैरास बनाएंगे। एक तो सिचुएशन आपके पास ये है। सेकंड आपके पास जो सिचुएशन हो सकती है, जो दूसरे टाइप के, जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ द कैंडिडेट है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे 3 पैरास बनाते हैं। अब 3 पैराग्राफ्स भी बन सकते हैं, मसला नहीं है। अब सर ये जो 3 नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? उसके अंदर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास पैरा है, उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर दे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द की टर्म। अब यहाँ पे एक चीज है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देर इज नो नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द 8 मार्क्स क्वेश्चन। 8 मार्क क्वेश्चन के अंदर जो भी वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा या जो भी की वर्ड होगा, उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजंस, डिसएडवांटेजेस। वहाँ पे वो नॉलेज को असेस कर रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम यहाँ पे वी वांट टू डेवलप दी, वी वांट टू बिल्ड द मोमेंटम, हम ऐसे डायरेक्टली पॉइंट्स को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, वी नीड अ गुड स्टार्ट और वी नीड सम इंट्रोडक्शन। तो उनके लिए अलाउ है कि वो यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करें। But do not expect that the examiner is going to award you the full marks for the definition for the knowledge. अगर आपने डेफिनेशन लिख दी और आप यहाँ पे कहेंगे कि मुझे नॉलेज के मार्क्स मिल गए, नहीं, नॉलेज के मार्क्स 8 मार्क्स में पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने सही बेनिफिट लिखा है, सही रीजन आइडेंटिफाई करा है, सही डिसएडवांटेज लिखा है, तो वहाँ पे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहा होगा नॉलेज के। यहाँ पे डेफिनेशन के मार्क्स आपको नॉलेज के नहीं मिलेंगे। और इसके बाद फिर सेकंड स्टेप के अंदर, सेकंड पैरा के अंदर, द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू राइट डाउन वही आपके पास 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एप्लीकेशन, 2 मार्क्स एनालिसिस। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आप डेफिनेशन इंक्लूड नहीं कर रहे, सेकंड सिचुएशन के अंदर यू आर इंक्लूडिंग द डेफिनेशन। तो आपके पास टोटल 2 पैरास भी बनते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 3 पैरास भी बनाते हैं। बोथ द केस इन बोथ ऑफ द थिंग्स आर अलाउड, बट डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स ऑफ द नॉलेज फॉर द डेफिनेशन। नॉलेज के मार्क्स आपके पॉइंट्स के आइडेंटिफिकेशन और उसकी पर्टिकुलर मेंशनिंग के ऊपर ही है। ओके। तो अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर हाउ टू सॉल्व, मतलब हमने पूरा पैटर्न क्रैक डाउन कर दिया 8 मार्क्स पे। मतलब देर इज हाफ एन आवर डिस्कशन ऑफ ऑन द 8 मार्कर ना। हमने 8 मार्कर के ऊपर सिर्फ आधा घंटा जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया है और ब्रेक डाउन किया है। ठीक है। तो आई होप इट्स फ्रूटफुल एंड आई होप कि इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइस। अब यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे, वी आर इन दी लर्निंग फेज एंड वी आर सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो मैं यहाँ आपको एक पर्टिकुलर 8 मार्कर क्वेश्चन के रिलेटेड एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। और वो एक्सरसाइज आपके पास क्या है, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस।
अब सर 3 स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू हैव टू ड्रॉ 3 कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड द कॉलम नंबर 3 आपके पास। कॉलम नंबर 1, जैसे क्वेश्चन आ गया एनालाइज 2 रीजंस, एनालाइज 2 बेनिफिट, तो सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे आप 2 नॉलेज के पॉइंट्स लिख लेंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स की आप एप्लीकेशन, दैट मींस एग्जांपल्स और सिचुएशन, और फिर थर्ड पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे आप इन्हीं पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये आपके पास नॉलेज का पॉइंट आ गया, ये आपके पास एप्लीकेशन हो गई, और ये आपके पास एनालिसिस हो गई। तो ये पूरा का पूरा जब आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपका एक पूरा पैरा बन जाएगा। और सेकंड भी आपके पास इसी तरीके से कि 1 मार्क नॉलेज का, 1 मार्क एप्लीकेशन का, 2 मार्क्स एनालिसिस के। सो व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, सो यू आर गोइंग टू गेट द सेकंड पैरा। तो ये आपके पास एक एक्सरसाइज है कि जब भी आप 8 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करें, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस के अंदर आप ये प्रैक्टिस करें कि डायरेक्ट स्टार्ट करने से बेटर ये है कि आप यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। The question is, analyze 2 barriers to an entrepreneur when starting a business, 8 marks. अब this particular question is from the Unit 1, Understanding and Introduction to Business Environment, और हमारे पास चैप्टर है Enterprise Entrepreneurship। उसका हमारे पास क्वेश्चन है Analyze 2 barriers to an entrepreneur when starting up a business। अब इस क्वेश्चन को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टअप्स, यस। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, यस। या फिर आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स व्हेन दे आर सेटिंग अप द बिजनेस। अब एग्जामिनर हैज यूज्ड द डिफरेंट टर्म्स, दैट मींस द एग्जामिनर ने यहाँ पे वर्ड यूज करा है बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर। एनालाइज 2 barriers, एनालाइज 2 problems to an entrepreneur when starting up a business for 8 marks। तो हमने 3 पैराग्राफ्स बना दिए यहाँ पे, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस। 2 नॉलेज के पॉइंट्स, 2 एप्लीकेशंस, 4 मार्क्स एनालिसिस के 2 पॉइंट्स के। अब आ जाए जरा मैं आपको समझा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने मल्टीपल पॉइंट्स लिख दिए ना, क्योंकि आई वाज डिस्कसिंग इट विद द क्लास। तो मेरे पास जो जो पॉइंट्स आ रहे थे फ्रॉम द क्लास एंड इनपुट, द क्लास इनपुट, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी आ रहे थे, जो भी रिलेटिव पॉइंट्स है वो यहाँ पे। अब यहाँ पे बैरियर्स को और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के मार्क्स मिले नॉलेज के। मतलब यहाँ पे बच्चा एंटरप्रेन्योर को डिफाइन कर सकता है। तो इफ एन इंडिविजुअल और द कैंडिडेट डिफाइंस द टर्म एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग के अंदर, अगर वो उसको एंटरप्रेन्योर को डिफाइन कर रहा है तो सही है, गुड टू गो, कोई भी मसला नहीं है। द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स फॉर दिस, द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जो बैरियर्स, जो प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, उसके आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन लिखते हैं, कोई मसला नहीं, आप लिखते हैं। अब नॉलेज क्या है? What are the problems that are usually faced by the entrepreneurs? Generally, lack of finance, lack of customer base, amount of competition, poor determination of location, ineffective research, lack of experience. ये multiple problems हैं, issues हैं that are faced by the startups. So a candidate must have the knowledge. Knowledge is known as a ground floor. It's a basic foundation. If you do not have the knowledge, how you are going to relate it? That means there will be no application. And if you are failing to applicate, and if you are failing to apply, so how you are going to do the analysis? So knowledge is the foundation, but knowledge is not the only thing. जब आप बिल्डिंग देखते हैं हमारे पास, व्हेन यू लुक एट द बुर्ज खलीफा, तो यू लुक एट द बुर्ज खलीफा लाइक दिस, ये आपके पास है। यूं नहीं देखते नीचे, यूं देखते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो यहीं से आपकी फाउंडेशन स्टार्ट हुई, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड एवेल्यूशन। सो 8 मार्क्स के अंदर तो आपको सिर्फ एनालिसिस करनी है, एवेल्यूशन नहीं करनी। द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स फॉर द एवेल्यूशन, एवेल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे नॉलेज आपके पास होगी। इफ यू फील, इफ यू डोंट नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द बैरियर्स, so how you are going to do the analysis and the application? So it means knowledge is equally important, but it's not the only thing. It has the importance, but it is not the only thing on which the examiner is going to award you the marks. तो अब यहाँ पे क्या है? नॉलेज, लैक ऑफ कैपिटल आपकी हो गई। एप्लीकेशन, स्टार्टअप बिजनेस है,
फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप बिजनेस जो होते हैं, क्या उनके पास कोई बिजनेस प्लान शायद इफेक्टिव ना हो, इनइफेक्टिव बिजनेस प्लान हो, या फिर उनके पास कोलैटरल ना हो। व्हाट इज कोलैटरल? कोलैटरल मींस सिक्योरिटी। होता है ना कि व्हेन यू गो टू द बैंक तो यू आस्क फॉर द लोन, सो दे आस्क फॉर द सिक्योरिटी कि डू यू हैव एनी पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट एज अ फिक्स एसेट, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड अस एज अ सिक्योरिटी, जिसको गिरवी कहा जाता है। कि आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हैं कि आई एम इन नीड ऑफ लोन, तो बैंक आस्क फॉर द सिक्योरिटी कि डू यू हैव एनी पर्टिकुलर एसेट जिसको आप हमारे पास रखवा दें, कि इन केस इफ यू फेल टू रीपे सो वी हैव अ पर्टिकुलर राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट थिंग। हमारे पास कंप्लीट राइट हो कि हम वो रख लें और हमें एक ट्रस्ट आ जाए, एक सिक्योरिटी डेवलप हो जाए। तो अब जो स्टार्टअप बिजनेस होते हैं उनके पास कोलैटरल होता है? नो। स्टार्टअप बिजनेस के पास शायद जो स्टार्टअप्स हैं उनका बिजनेस प्लान इतना इफेक्टिव ना हो। तो जब नहीं होगा तो यहाँ पे उनके चांसेस ऑफ फेलियर क्या होंगे? ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा होगा। बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं करेगा एंड द बिजनेस वोंट बी एबल टू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनेंस। हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, ये आपने एनालाइज करा पूरा। Now the second point is lack of customer base. When the business is new, so the business does not have any particular brand name, image, stability. So lack of customer base is known as one of the problem, and it is very difficult for the startups to get the number of customers. क्यों? क्योंकि जो already customers हैं, they are loyal to the existing business. वो existing business के साथ loyal हैं। they are actually जो established business है, they have the loyal customer base, they have the customer loyalty, so it would be very difficult for the startups to fetch or to get the number of customers. और वो जो हमारे पास businesses होते हैं वो established होते हैं, they have the goodwill, they have the brand name. For example, established business, when you are competing with the established business, तो उनके पास तो economies of scale अच्छी होती हैं, उनके पास brand name है, उनके पास brand image है। तो यहाँ पे it would be difficult to attract the customer and the business won't be able to generate enough revenue. और जब business enough revenue generate करने में fail हो जाएगा, so how the business could survive, how the business is going to meet the expenses, and how the business is going to continue its operation because the business is failing to meet its day-to-day expenses. That is known as the long-term analysis. तो आपने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट एनालाइज करा, लिमिटेड लेवल 1 एनालिसिस, और इसके बाद यहाँ पे सर्वाइवल तक आपने क्या करें, लेवल 2 डेवलप्ड एनालिसिस। सो दिस इज द केस बेसिकली आपके पास, कि आप पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आपने यहाँ पे नॉलेज लिखी कि वॉट एवर द पॉइंट इज, फिर आपने उसकी एप्लीकेशन की और उसके बाद आपने उसको क्या करा, एनालाइज करा। सो दिस इज द केस ऑफ 8 मार्कर क्वेश्चन। तो सर 5 मार्कर क्वेश्चन और 8 मार्कर क्वेश्चन में क्या है? देर इज नो सच डिफरेंस बेसिकली। 5 मार्कर क्वेश्चन जो हमने लास्ट प्रीवियसली प्रैक्टिस किया है, तो 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू एनालाइज वन पॉइंट, one reason, one impact, one disadvantage, one benefit. In 8 marker question, you have to do the analysis of the 2 points. Simple. तो कोई rocket science तो नहीं है। In 5 marker, you have to analyze one point, and in 8 marker, you have to analyze 2 points. The case is that simple. Marks की weightage वही है। वहाँ पे आपको इतने marks मिलने हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 points लिखने हैं, वहाँ पे 1 point आपको analyze करना होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास एक सवाल आ जाता है कि analyze 2 benefits to a business of recruiting the manager externally. Analyze 2 benefits to a business of recruiting the manager externally, मतलब external recruitment कर रहे हैं। अब जब मैं external recruitment करता हूं तो मुझे benefit क्या होता है, ये आपको लिखने हैं। 2 points आपको एनालाइज करने हैं। तो नंबर 1, when the business is recruiting externally, तो सबसे पहला benefit ये होगा हमारे पास कि we have a wider choice। क्योंकि इंटरनली तो 2-3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, उसी में से हम चूज करते हैं कि हाँ इसको हमें प्रमोट करना है। लेकिन when you are involved in the external recruitment, so you are going to do the advertisement, number of applications will be there, number of applicants would be there, so we have a wider choice, we can choose the most effective one and we can choose the most right one। तो ये आपके पास क्या है, बेनिफिट है। अब इसको आप एनालाइज करें कि जब बिजनेस के अंदर हमारे पास जब वाइडर चॉइस होगी तो वी कैन चूज द राइट पर्सन। मैनेजर की पोजीशन है, एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्रूटिंग द मैनेजर, तो मैनेजर लीडरशिप पोजीशन पे होता है, लीडिंग पोजीशन पे होता है। सो देयर विल बी न्यू आइडियाज, देयर विल बी इनोवेशन,
There will be the new experience in an organization that can help an organization in competing, in developing new products, in effective decision making. That is analysis. ये आपने पूरा एनालाइज करा. तो दिस इज द केस, दिस इज द 8 मार्कर क्वेश्चन. ये आपके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न है एंड दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. और इसको आप खुद भी कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, यू विल गेट द 8 मार्कर क्वेश्चन. तो आपको ये बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज मैंने बताई है, 3 स्टेप एक्सरसाइज है. वो इसीलिए कि आप पहले नॉलेज को आइडेंटिफाई करें, पॉइंट को, फिर उसकी एप्लीकेशन करें, पॉइंट लिख दें, और उसके बाद 2 एनालिसिस, मतलब लेवल 1 लेवल 2 एनालिसिस. तो आपके पास एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, दिस इज हाउ वी नीड टू डू एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस फॉर द 8 मार्कर. और उन्हीं पॉइंट्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पैराग्राफ्स बन जाएंगे, और आपके 8 मार्कर क्वेश्चन की जो लेंथ है दैट इज 0.775 पेजेस, एक पेज से कम थोड़ी सी, वो आपकी लेंथ भी अचीव हो जाएगी. इज इट क्लियर गाइस?